हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लास है। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसका सिलेबस हम नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। और उसके लिए मैं बेसिकली आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूं और उसके टॉपिक को चैप्टर वाइज हम उठा रहे हैं और उस पर लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक की सीरीज में जो सबसे लेटेस्ट मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किए थे वो प्रोवाइड किए थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो जेनेटिक्स का एक टॉपिक है। इसमें मैंने आपको 2-3 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं और जो लास्ट वन टॉपिक था वो हमारा था डीएनए के बारे में जानना। पहले आपको मैंने जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है। और फिर हम डीएनए के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डीएनए के क्या क्या फीचर्स हैं। एक्चुअल में यहाँ स्टोरी कुछ ऐसी चलने वाली है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है उसमें हमने कहीं नाम नहीं लिया था डीएनए का। जैसे हम ये बता रहे थे कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस है, वो प्रॉपर्टी की नीड्स है, वो होनी चाहिए। अब हमारे पास जो इस चैप्टर का जो फ्रेमिंग हुआ है, तो इसमें जैसे आप देखेंगे ना कि चैप्टर में आपको मेंशन किया गया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ऐसे कभी रातों रात ये थोड़े पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये इतनी आसानी से नहीं पता लगा। अगर ये पता लगता तो फिर मेंडल के साथ प्रॉब्लम क्या होती। मेंडल को तो यही नहीं पता था ना कि उनके बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बेसिस क्या है। मतलब ये कि जो वो बोल रहे थे कि कैरेक्टर ऐसे आते हैं, F1 जनरेशन ऐसे होती है, F2 ऐसे होती है, तो जब उनसे पूछा गया कि आप ये जो इनहेरिटेंस के लिए इतने सारे लॉ, इतने सारे थ्योरम बता रहे हो, तो इसका बेसिस क्या है कि ये चीज़ जाती है अगले जनरेशन में जाती है, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जो अगले जनरेशन में ले जाती है। यही बात डार्विन से भी पूछी गई कि आपकी जो कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन का नेचुरल सिलेक्शन आप कर रहे हो, उन कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन का अगली जनरेशन में पहुंचने का बेसिस क्या है, तो उनको भी नहीं पता थी। तो एक्चुअल में बात क्या हुई है यहाँ पे कि अब सेल की डिस्कवरी होने लगी 20th सेंचुरी में। 1900 के बाद 1920 तक सेल के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी हुई, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा था। और 1950 आते आते जो 50 साल का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस ने प्रोग्रेस किया है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव ऐसे कि हमें जेनेटिक्स, मेडिसिन, इन सब का पता लगा है, और निगेटिव ऐसे कि हमने एटम बम भी बना डाला, हमने केमिकल वेपन्स भी बना डाले, जिससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस भी हुआ। और जो हमने मेडिसिन्स वगैरह बनाए उससे ह्यूमन को बहुत वेलफेयर भी हुआ, ह्यूमन की बहुत फ़ायदा भी हुई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहें तो आप विकिपीडिया पर जाइए और 1900 से 1950 के बीच में क्या क्या डिस्कवर हुई है उनके लिस्ट को देखिए, तो आपको लगेगा जितना मॉडर्न साइंस हम पढ़ रहे हैं मोस्टली ज़्यादातर का डिस्कवरी उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ है। तो सेल बायोलॉजी उनमें से एक है जिसका टाइम पीरियड था 1900 टू 1950 तक। अब ये जो टाइम पीरियड 1900 टू 1950 तक का है, इसमें धीरे धीरे हम सेल को जानने लगे। जैसे मैं आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ा रहा था तो क्या बताया कि हमें सबसे पहले जो आपके बुक में मेंशन किया गया वो क्या मेंशन की गई, 2 टेबल, यानी लिखा है ना, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। जब हमें ये पता लग गई, स्लाइडन और स्वान ने ये थ्योरी दिया कि हर लिविंग चीज़ या तो सेल से बना है या प्रोडक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, या तो वो सेल का बना है या सेल के प्रोडक्ट का बना है। सेल के प्रोडक्ट का मतलब टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो या तो कोई यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उसका प्रोडक्ट ऑफ सेल का मीनिंग ये है। तो जब उनको ये पता लग गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म इससे बने हैं, तो क्वेश्चन आया तो सेल किससे बनी, सेल के कंपोजिशन क्या है। तो उसी को आपने सेलुलर पूल में देखा। तो हमने वो मेथड पढ़ी कैसे उसका एनालिसिस किया जाए। तो हमने देखा सेलुलर पूल में डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, फिर उनसे कौन से कंपाउंड बने हैं। तो हमें पता लगा कि वो बायोमॉलिक्यूल हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल, पॉलीमर हो सकते हैं, मोनोमर हो सकते हैं, ओलिगोमर हो सकते हैं।
मेन 4 टाइप के कंपाउंड बने मिले। एक था कार्बोहाइड्रेट, एक था कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अब जब ये 4 टाइप की चीज़ें मिली, हर एक सेल में मिली, कोई एक में नहीं, दुनिया के हर एक सेल में, लिविंग वर्ल्ड में किसी को जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो यही 4 ग्रुप मिल रहे थे। इन ग्रुप के मिलने का मतलब है जैसे अल्कोहल एक फैमिली होती तो उसमें एथिल, मेथिल, प्रोपिल अल्कोहल सारे होते हैं, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट एक फैमिली है, प्रोटीन एक फैमिली है, तो इस ग्रुप के ही मिल रहे थे। तब अब ये क्वेश्चन आया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनमें से ही कोई एक होगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनमें से ही कोई एक होना चाहिए, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए। तो फिर हमें ये पता लगा कि जब ज़्यादा थोड़ी डिस्कवरी हुई, सेल डिवीज़न का पता लग गया, क्रोमोजोम का पता लग गया, क्योंकि न्यूक्लियस को एक स्टेनिंग टेक्निक होती है। अगर आप बायोलॉजी की लैब में गए होंगे तो जब आप स्लाइड बनाते हैं तो चीज़ों को स्टेन करते हैं, कलर करते हैं। और क्रोमोजोम नाम ही इसीलिए पड़ा है कि क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, सोमा का मतलब होता है बॉडी। जब न्यूक्लियस पे स्टेन डाला जाता था तो उससे जो क्रोमोजोम मटेरियल है वो स्टेन को उठा लेते थे और वो कलर्ड हो जाते थे। तो वो न्यूक्लियस में कलर्ड स्ट्रक्चर जो दिखी उसको ही क्रोमोजोम बोलने लगे। बाद में क्रोमोजोम को और इन्वेस्टिगेट किया गया तो धीरे धीरे हमें ये पता लगा कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या है। उसके अंदर हमारे पास है डीएनए। इससे पहले की स्टोरी में कि जब हम क्रोमोजोम को इन्वेस्टिगेट करें तब तक हमें ये पता लग गया था कि जब सेल डिवीज़न होता है तो न्यूक्लियस का भी डिवीज़न है और हर बार न्यूक्लियस डिवाइड होके नई डॉटर सेल में जाती है। तो साइंटिस्ट को ये क्लू मिल गया था, ये शक हो गया था कहीं न कहीं जो जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस में है। अब न्यूक्लियस एक कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, उसके अंदर क्या है। तो जब उसके अंदर जो चीज़ थी उसे हमने बोला न्यूक्लिक एसिड। उसका नेचर जो सबसे बेसिक, जब आप केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं वहाँ आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो उसमें आप क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में ये पता करते हैं कि वो एसिड है, बेस है, अल्कोहल है, एल्कली है, क्या है। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि उनकी कितनी क्वांटिटी है, रेशियो क्या क्या है। तो उसी टाइप के टेस्ट इस पे किए गए कि जो न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक मटेरियल था उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की गई। ठीक है, और जब उसकी एनालिसिस की गई तो हमें मॉलिक्यूल के मतलब जो उसका कंपोजिशन था उसका आइडिया होने लगा। तो ये वो जर्नी है जिसमें हमें पता लगने लगेगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ द डीएनए, तो डीएनए में हम थोड़ा सा उल्टा अप्रोच ले रहे हैं। जितनी डीएनए के डिस्कवरी में चीज़ें हुई हैं वो सब मैं आपको एक साथ पहले प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपको बताऊंगा कि जब डिस्कवरी हो रही थी जेनेटिक मटेरियल की, जैसे आज आप जानते हैं, ठीक है, कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस टाइम पीरियड पे जाके देखें 1900 में किसी के पास इसका जवाब नहीं था कि एक्चुअल में डीएनए है। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाने का एक तरीका तो यही है कि सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ और ये जो मैं अभी आपको स्टोरी बताया ये न बताऊँ। अगर ये नहीं बताऊँगा तो भी आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा। ठीक है, जितनी चीज़ें बुक में हैं वो पता लग जाएंगी आपको, लेकिन आप लिंक नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में सही पिक्चर नहीं बन पाएगी। इस वजह से मैं थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम द डीएनए वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछला जो मैंने पढ़ाया था उसका रिकैप करते हुए मैं आगे चलूँगा। इससे पहले कि मैं आगे आपको टॉपिक को पढ़ाऊँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट थ्रेड में अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर करिए। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, कंटेंट पसंद आते हैं, अगर ये आपको रेलिवेंट लगता है नीट और एम्स एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो अपने सारे स्टडी ग्रुप में, सारे फ्रेंड सर्किल में जो इन लोगों को ज़रूरत है इसकी, वहाँ तक डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिल सके। तो फ्रेंड, देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं।
हमारा जो टॉपिक है वो है द डीएनए। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड का ग्रुप है। जैसे कि बायोमॉलिक्यूल में आपको समझाया था कि सेल के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल है वो सेलुलर पूल का हिस्सा है और उसमें 4 चीज़ें हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मेनली जो है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर है और उनका मटेरियल जो था वो एसिडिक नेचर का था, इसलिए हमने उसे नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। बाद में हमें पता चला कि ये एक पॉलीमर है। तो कोई भी पॉलीमर होता है तो उसके मोनोमर होते हैं, क्योंकि मोनोमर कोई रिपीट यूनिट को ही पॉलीमर बोलते हैं। अब आपने बायोमॉलिक्यूल में 2 तरीके के पॉलीमर पढ़े थे। एक पॉलीमर ऐसा पढ़ा था जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर रिपीट होता हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये कितनी बार रिपीट होगा ना, ये बोर्ड पे बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जैसे थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि अगर आप डीएनए का केस लेंगे तो एक डीएनए की जो लेंथ है वो 3.3 × 10⁻⁶ बेस पेयर, ऐसे बेस पेयर इन इंडिविजुअल को मानो, ठीक है। अभी ये बेस पेयर वैसे है नहीं, लेकिन इंडिविजुअल को मानो तो ये 10 लाख हो गए, ठीक है। और अगर ह्यूमन के केस में आओगे तो ये इससे ज़्यादा हैं। ये ह्यूमन के केस में ये 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है, 10⁹ बिलियंस में हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है बिलियंस में कोई चीज़ एक के पीछे एक जोड़ो। अगर इसकी कोई साइज सेंटीमीटर में होती तो आप किलोमीटर में चले जाते, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अच्छा है कि मॉलिक्यूल की साइज क्या है, माइक्रोन, नैनोमीटर में है, इसलिए जो न्यूक्लियस की साइज है वो नैनोमीटर रेंज तक रह जाती है। बाकी उसके कॉम्पैक्शन है। ये सब बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे जब आप सोचना समझना शुरू करेंगे तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी, तब आपको ये चैप्टर मज़ेदार लगेगा, ठीक है। तो अभी चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से जो है 2 तरीके से पॉलीमर हो सकते हैं। एक तो उसी मोनोमर यूनिट को बार बार रिपीट करने के फॉर्म में, जब इसे होमो पॉलीमर बोला जाता है। होमो का मतलब एक जैसा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एक जैसी यूनिट है। और दूसरा इस तरीके का हो सकता है जिसमें इसके 4 टाइप के मोनोमर हैं, जिन्हें आप बोलते थे न्यूक्लियोटाइड। इन मोनोमर को यहाँ पे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये आपने पढ़े हैं कहाँ पे, बायोमॉलिक्यूल्स में। तो ये 4 टाइप की अब बीड्स हो गई और इनका रिपीट ऐसे होगा। और ये बोला जा रहा है कि ऐसा एक स्ट्रैंड नहीं 2 स्ट्रैंड होता है, तब वो डीएनए कहलाता है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो जो टॉपिक मैंने आपको छोड़े थे अगले दिन के लिए, उसमें है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम इन फीचर को आज देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है और ये स्ट्रक्चर कैसे निकल के आती है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। इन चीज़ों को हटा रहा हूँ जो जिनका यूज अब हो चुका है। तो देखिए, ये आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। 4 बेसिक टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं। अब जो डीएनए है इसके बारे में बता दूं आपको कि मैं एक पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि एक्चुअल में डीएनए कैसे है। तो डीएनए में इस तरीके से 2 स्ट्रैंड होती हैं, ठीक है। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, एक लैडर होता है, उस टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें इस तरीके से फॉस्फेट शुगर अल्टरनेट होते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड में। ये अल्टरनेट फॉस्फेट शुगर का बना होता है।
अब क्या होता है कि आपको पता है, जैसे आपको क्या बताया था कि ये एक चेन है, ये समझ रहे हो, ऐसे एक दूसरी चेन है जो ये बनाएगी। दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, तब इसे हम ऐसे लिखते हैं 5 एंड टू 3 एंड। तो दूसरे की पोलैरिटी होती है 3 एंड टू 5 एंड। समझ रहे हो? अगर ये लाइन एंटी पैरेलल का मतलब एक लाइन इधर जा रही है तो दूसरी लाइन इधर जा रही है, ठीक है। तो एक की पोलैरिटी अगर नीचे की तरफ है, देखो 5 एंड टू 3 एंड, तो दूसरी की है 5 एंड टू 3 एंड। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द डीएनए डबल स्ट्रैंड। अब एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये कैसे बनता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड पर्टिकुलर ये कैसे बना है, तो इसमें आपने बोला कि एक शुगर है, शुगर से एक फॉस्फेट जुड़ा है इसकी 5th पोजीशन पे, और इसकी 1st पोजीशन पे एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। इसमें या तो प्यूरिन या पैरिमिडीन है, तो यहाँ जैसे एडेनिन जोड़ दिए, तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये क्या हुई, एक न्यूक्लियोटाइड हुई। ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को मैं थोड़ा कलर कोडिंग कर दूं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप समझ पाएंगे। इन सारे शुगर से, ये जो सारे शुगर हैं, इन सारे शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़े हैं, ठीक है। अब इनमें जो शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़े हैं, जैसे यहाँ एडेनिन जुड़ा है, यहाँ ग्वानिन जुड़ा है, यहाँ साइटोसिन जुड़ा है, यहाँ थाइमिन, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में हो, बस जस्ट मैंने ये बोल दिया। अब यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे कि जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए की, इनको एक और चीज़ बोला जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे में फिट हो जाए। जैसे इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर मुझे बनाना रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हम कैसे बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री अगर बनाना रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री को ऐसे बनाया जाएगा, इस तरीके से, जिससे दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएं। समझ रहे बात को? दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का वो है। इसमें एक रूल होता है, इस रूल को थोड़ा सा फॉलो करना है कि हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन होगा और ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा। ये जो है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। आपने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होते हैं क्लाउड डिस्टॉर्शन की वजह से। तो एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि ये दोनों को आपने बोला था प्यूरिन। एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं? प्यूरिन। हमेशा प्यूरिन के सामने जो है पैरिमिडीन होगा। एक्चुअल बात ये होती है कि प्यूरिन के सामने पैरिमिडीन होगा, ठीक है। बस रूल ये है कि इस प्यूरिन के सामने ये पैरिमिडीन, इस प्यूरिन के सामने ये पैरिमिडीन। जैसे कि यहाँ A है तो यहाँ पता हो जाएगा कि ये A प्यूरिन है तो इधर पैरिमिडीन होगा, लेकिन C ना होकर T होगा, क्योंकि रूल है कि A के सामने T होता है। ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ G है तो इधर C हो जाएगा और बॉन्ड ये 3 बनाएंगे, और C है तो वापस इधर G हो जाएगा और बॉन्ड ये 3 बनाएंगे। T है तो इधर A हो जाएगा और बॉन्ड ये 2 बनाएंगे। तो इस वजह से जो जो चीज़ें हमने पढ़ी कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो एक स्ट्रैंड देखो ये है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, ठीक है। एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। एंटी पैरेलल है, एक की पोलैरिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरे की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में है। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्योंकि हमेशा जो है
देखो यहाँ पे जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये देखो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये देखो ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये देखो ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड, फिर वो अगले न्यूक्लियोटाइड, फिर वो अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा, और हर न्यूक्लियोटाइड अलग हैं। जैसे ये AMP है, GMP है, CMP है, TMP है, ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से एक चेन बनती चली जाएगी। अब मैं उतनी लंबी नहीं बना रहा हूँ, आपको बेसिक्स बस इतना समझा रहा हूँ। और जो इसके एंटी पैरेलल है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे भी ये जो आप दिखा रहे हो, ये हम न्यूक्लियोटाइड को ही दिखा रहे हैं, समझ रहे हो। ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड ही है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो इनकी जो आपस में जो लिंकेज है इसे आपने पढ़ रखा है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यही इनका पॉलीमराइजिंग बॉन्ड है, इसी से ये पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो चेन है, जैसे ये पूरी एक जो चेन है, इसको फिर हम बोलने लगते हैं कि ये पूरा चेन क्या है, पॉली, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है। ज़्यादा स्पेसिफिक जब इसे बोलते हैं तो इसे बोलते हैं पॉली डीऑक्सी, क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड कैसा है आपको बताया था, शुगर उसमें कैसा है, डीऑक्सी राइबोस। तो हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो हम अब बोल सकते हैं कि एक जो DNA मॉलिक्यूल है उसमें दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो आपस में एंटी पैरेलल होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, ठीक है। ये बात समझे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें कई सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना है। मैं एक बेसिक पिक्चर आपके दिमाग में बैठा देना चाह रहा हूँ कि जिस DNA की बात कर रहे हैं वो कैसा दिखता है। ये एक लैडर लाइक अरेंजमेंट है, जैसे एक सीढ़ी में ये फुट स्टेप होते हैं और ये दोनों साइड बार होते हैं। तो हम बोलेंगे साइड बार फूट फॉस्फेट शुगर अल्टरनेट से बने होते हैं, और जो साइड बार होते